नमस्कार दोस्तों। गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून दोस्तों। जय श्री कृष्णा। कैसे हो दोस्तों आप सभी लोग? एक बार जुड़ जाइए दोस्तों। कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी मेरे प्यारे साथियों? आई होप दोस्तों आप लोगों की तैयारी बहुत गजब चल रही है और मैंने अपनी तरफ से आप लोगों की तैयारी में कहीं कसर नहीं छोड़ी दोस्तों। आपकी तैयारी को लेकर दोस्तों धांसू तैयारी मैंने आपकी कराई। ओके, सभी को दोस्तों वेरी वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। कल इनकम टैक्स की क्लास नहीं हो पाई दोस्तों, लेकिन आज अपनी इनकम टैक्स की क्लास है दोस्तों। ओके, आ जाइए। तोपेश्वर गुड मॉर्निंग, हरी गुड मॉर्निंग, ललिता आफ्टरनून, ओके, निर्मल रानी गुड आफ्टरनून, ओके, सलोनी, ओके, जया, ज्योति, सुमा, सीमा कुमारी, ओके, ज्योति, सोलन, सबको दो, नेहा ठाकुर, सबको वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो मेरे प्यारे साथी आप सब? कैसे तैयारी गजब चल रही है आप लोगों की? ओके, बस दोस्तों आ जाइए, देखिए और समझिए और जानिए और फिर अपन देखो। इनकम टैक्स में 230 प्रश्न अपन कर चुके थे। रजनी गुड आफ्टरनून, ओके। इनकम टैक्स के अंतर्गत 230 प्रश्नों को, अच्छा दोस्तों इनकम टैक्स की तैयारी तो मैंने आपको लिमिट से भी ज़्यादा करा रखी है, यानी इनकम टैक्स की तैयारी में लेकर दोस्तों आपको कहीं पर भी कोई कमी मैंने नहीं रखी। ओके, गजब तैयारी चल रही है, अच्छे से तैयारी चल रही है, शानदार तैयारी करो, कोई आपत्ति नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से मस्त होकर तैयारी करो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को। सर आपकी सभी थ्योरी वाले वीडियो देख लिया तो क्या नहीं बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल। क्लासेज जिसने देख ली दोस्तों उसका बेड़ा पार है। अपने पढ़ाई में से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, गारंटी है। देखो यहां तक बात है। ओके, देखो 231 नंबर का प्रश्न है, उसकी ओर बढ़ते हैं और वहां पर अपन चर्चा करते हैं। ओके, अब बातें कोई नहीं करेगा, चुपचाप बैठ के पढ़ेगा और समझेगा। ओके, चुपचाप बैठ के पढ़ने पे ध्यान देगा, केवल और केवल पढ़ाई के अलावा किसी प्रकार की कोई बातें अपने सामने यहाँ पर नहीं रहेगी। क्लियर? सबको बड़ा वेरी गुड आफ्टरनून। देखो आगे तो मेरे लाडलो निर्मल रानी जी, बिल्कुल रानी जी, आप रानी जो रानी रहोगे आप हमेशा। ओके, देखो सार्वजनिक भविष्य निधि पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ में अंशदान करने के संबंध में धारा 80C के तहत कटौती का दावा प्रस्तुत करने के लिए इंडिविजुअल द्वारा अंशदान का भुगतान निम्न के पीपीएफ खाते में किया जाना चाहिए। तो दोस्तों कोई भी इंडिविजुअल वो अपने स्वयं के खाते में पीपीएफ का पैसा जमा करा सकता है, या अपने जीवन साथी, वाइफ के केस में हस्बैंड, हस्बैंड के केस में वाइफ, या किसी भी बच्चा, चाहे वो आश्रित हो चाहे आश्रित नहीं हो, चाहे विवाहित हो चाहे अविवाहित हो, इनमें से किसी के भी खाते में अगर पीपीएफ का पैसा जमा कराता है तो उस इंडिविजुअल तथा एचयूएफ 80C को, क्योंकि मैं तो आपको पहले ही बता चुका कि धारा 80C की जो छूट मिलती है वो एक तो या तो इंडिविजुअल को मिलती है या एचयूएफ को मिलती है, इसके अलावा और किसी करदाता को नहीं मिलती। और मैक्सिमम जो छूट मिलती है कितने 1.5 लाख रुपए तक की छूट मिलती है। 1.5 लाख से ज़्यादा की छूट वो 80C में नहीं प्राप्त कर सकता, यानी 80C की छूट 1.5 लाख से ज़्यादा प्राप्त नहीं कर सकता, 1.5 लाख तक की छूट वो ले सकता। और इसमें जो आपका बीमा प्रीमियम है, बीमा प्रीमियम की क्या, बीमा प्रीमियम की बात अगर करें आगे आगे अगर बीमा प्रीमियम की बात करें, बीमा प्रीमियम की बात करें तो बीमा प्रीमियम पर जो छूट ली गई वो 20% ऑफ पॉलिसी के 20% तक 20% ऑफ पॉलिसी तक वो छूट प्राप्त कर सकता है। तो 80C की छूट प्राप्त करने के लिए, 80C की छूट प्राप्त करने के लिए उसको पीपीएफ में या तो स्वयं के खाते में अंशदान करना पड़ेगा, या जीवन साथी के खाते में करना पड़ेगा, या किसी बच्चे के खाते में करना पड़ेगा। अर्थात दोस्तों उसे कहीं ना कहीं दोस्तों अंशदान कॉन्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, या तो स्वयं के खाते में, या जीवन साथी को लेकर हो सकता है, या किसी बच्चे के संबंध हो सकता है, यानी किसी बच्चे के संबंध में हो सकता है, स्वयं के लिए, जीवन साथी, बच्चे के संदर्भ में वो हो सकता है। ओके, अगर वो यहाँ पर ये बात आपके सामने आ जाती है। अगला मैंने कहा दोस्तों आपके सामने 232 है कि किसी इंडिविजुअल के द्वारा, मैंने कहा किसी इंडिविजुअल के द्वारा सार्वजनिक भविष्य निधि के संबंध में किसी भी बच्चे के अंशदान के लिए धारा 80C के तहत कटौती का दावा प्रस्तुत करने के लिए बच्चे को होना चाहिए। बच्चा कैसा होना चाहिए? बच्चा माइनर बच्चा हो, कोई भी बच्चा जो ऐसे व्यक्ति पर आश्रित हो, कोई भी बच्चा जो ऐसे व्यक्ति पर आश्रित हो या नहीं हो, विवाहित हो या ना। मैं पहले ही बता चुका दोस्तों कि एचयूएफ पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड के अंतर्गत कोई भी इंडिविजुअल अगर पैसा जमा कराता है बच्चे के समय, तो बच्चा कोई भी बच्चा हो सकता है, लीगल इलीगल, डिपेंडेंट अनडिपेंडेंट, या मैरिड या अनमैरिड, कोई भी बच्चा हो सकता है। किसी भी बच्चे के संबंध में अगर पीपीएफ का पैसा जमा कराया जाता है किसी इंडिविजुअल तथा एचयूएफ 80C के द्वारा,
तो उसे आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80C के तहत दोस्तों क्या मिलती है, छूट मिलती है। जो मैक्सिमम छूट जो होती है वो 1.5 लाख रुपए तक, क्योंकि 1.5 लाख तक की छूट उसको दी जाएगी। बच्चा डिपेंडेंट भी हो सकता है, बच्चा अनडिपेंडेंट भी हो सकता है, बच्चा मैरिड भी हो सकता है, बच्चा अनमैरिड भी हो सकता है, बच्चा माइनर भी हो सकता है, बच्चा मेजर भी हो सकता है, बच्चा लीगल भी हो सकता है, बच्चा इलीगल भी हो सकता है, बच्चा दोस्तों अडोप्टेड चाइल्ड भी हो सकता है, कोई बच्चा हो सकता है। किसी भी बच्चे के संबंध में दोस्तों यहाँ पर छूट दी जाएगी 80C के अंतर्गत। आगे, राष्ट्रीय बचत पत्र निर्गमन 8 निर्गमन के समय कटौती का दावा प्रस्तुत करने के लिए एक इंडिविजुअल के द्वारा एनएससी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट प्राप्त करनी चाहिए। तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट प्राप्त करनी चाहिए। ओके मित्रों, देखो सुनो, अगर कोई भी इंडिविजुअल नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के निर्गमन के संबंध में अगर कटौती का दावा प्रस्तुत करना चाहता है तो उसके लिए इंडिविजुअल को जो एनएससी प्राप्त करनी चाहिए। तो दोस्तों वो एनएससी जो है वो केवल स्वयं के नाम पर ही प्राप्त करनी चाहिए। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जो वो केवल स्वयं के नाम पर होगा तो ही उसकी छूट मिलेगी, अन्यथा दोस्तों इसकी छूट नहीं मिलेगी। राष्ट्रीय बचत पत्र के संबंध में दोस्तों इसकी छूट जो दी जाती है वो स्वयं के नाम के संबंध में ही दी जाती है, किसी और व्यक्ति के नाम के संबंध में ये छूट नहीं मिलती। ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रख सकता है। तो राष्ट्रीय बचत पत्र के 8वें व 9वें निर्गमन में अगर कोई भी इंडिविजुअल राष्ट्रीय बचत पत्र के 8वें अथवा 9वें निर्गमन में विनियोग करता है तो उस केस में उसको छूट दी जाएगी। ओके, और वो विनियोग दोस्तों स्वयं के नाम से होना चाहिए, किसी और व्यक्ति के नाम से नहीं होना चाहिए। एक इंडिविजुअल के द्वारा यूएलआईपी जिसको अपन बोलते हैं यूएलआईपी की बात कर रहे हैं। ओके, तो आगे यूएलपी इसको होते हैं यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। तो एक इंडिविजुअल के द्वारा यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान के संबंध में धारा 80C की कटौती का दावा प्रस्तुत करने के लिए एक इंडिविजुअल के द्वारा अंशदान का भुगतान निम्न के लिए किया जाएगा। तो एक अंशदान का भुगतान किन के लिए किया जाएगा, तो वो स्वयं के लिए कर सकता है, अपने जीवन साथी के लिए कर सकता है, या दोस्तों बच्चों के नाम से कर सकता है। किसी भी बच्चे के संबंध में, बच्चा चाहे आश्रित हो चाहे आश्रित ना हो, चाहे आपका माइनर हो चाहे मेजर हो, चाहे मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, तो अगर कोई भी इंडिविजुअल अगर भारतीय यूनिट ट्रस्ट यूटीआई की किसी भी स्कीम के तहत अगर कोई भी इंडिविजुअल अपने भारत की यूटीआई यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की बात करें, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से अगर किसी भी स्कीम में अगर कंट्रीब्यूशन करता है तो उसे 80C की छूट मिलती है। ऐसा कंट्रीब्यूशन दोस्तों वो स्वयं के नाम से कर सकता है मेरे प्यारे दोस्त, ऐसा कंट्रीब्यूशन अपने जीवन साथी के नाम भी कर सकता है, या वो किसी भी बच्चे के लिए कर सकता है। यानी इस तरह का कंट्रीब्यूशन वो अपने स्वयं के नाम से कर सकता है, या किसी जीवन साथी के नाम कर सकता है, या किसी भी बच्चे के साथ नाम कर सकता है। यानी इस प्रकार के कंट्रीब्यूशन की बात करें तो वो स्वयं के नाम से भी कंट्रीब्यूशन हो सकता है, जीवन साथी के नाम से भी हो सकता है, या किसी भी बच्चे के नाम के साथ हो सकता है। किसी भी बच्चे के साथ के नाम के साथ कंट्रीब्यूशन किया जा सकता है। आगे अगला राष्ट्रीय बचत पत्र। यहाँ पर प्रश्न है दोस्तों आपके, राष्ट्रीय बचत पत्र मतलब नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 8 नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 8 के निर्गमन पर अर्जित वार्षिक ब्याज होगा। जो अर्जित ब्याज होता है वो क्या होता है, तो ये प्रश्न आपसे पूछा कि अर्जित ब्याज क्या होगा, ये प्रश्न आप लोगों के सामने आता है। अब इसका आंसर आप क्या दोगे, तो राष्ट्रीय बचत पत्र नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट निर्गमन 8 के अर्जित ब्याज जो होता है वो क्या कर मुक्त होता है, तो कर मुक्त तो नहीं होता। अदर सोर्सेज की इनकम नहीं, व्याख्यांश में जो लिखा है उसके अलावा अर्जित ब्याज धारा 80C के तहत भी कटौती योग्य होगा, परंतु अंतिम वर्ष का ब्याज कटौती योग्य नहीं होगा। यानी लास्ट ईयर का ब्याज कटौती योग्य नहीं होगा, बाकी सारा ब्याज जो होगा वो उसकी डिडक्शन मिलेगी 80C के अंतर्गत। ओके, आगे धारा 80C के तहत कटौती का दावा करने के लिए भुगतान या जमा की जानी चाहिए किसी भी आय में से, आयकर के लिए कर योग्य आय में से, चालू वर्ष के दौरान किसी भी साधन से, या इनमें से कोई। तो बड़ा प्यारा प्रश्न कि धारा 80C के तहत अगर डिडक्शन की कटौती का दावा करने के लिए भुगतान या जमा की जानी चाहिए किसी भी आय में से, गलत है। आयकर के लिए कर योग्य नहीं तो
तो ये होती है चालू वर्ष के दौरान किसी भी साधन से, चाहे वो आपकी सैलरी हेड से हो, चाहे हाउस प्रॉपर्टी से हो, चाहे कैपिटल गेन से हो, चाहे अदर से बिजनेस, किसी भी सोर्स से या किसी भी साधन से जो इनकम है उसका पेमेंट अगर किया जाता है तो उसको 80C की छूट मिलती है, जो मैक्सिमम 200-1.5 लाख रुपए तक होते हैं। यानी कोई भी इंडिविजुअल अगर धारा 80C के तहत कटौती का दावा करना चाहता है, अगर डिडक्शन का दावा करना चाहता है, तो डिडक्शन का दावा करने के लिए उसे चालू वर्ष के दौरान किसी भी साधन, चालू वर्ष का किसी भी साधन के लिए वो दावा कर सकता है। आगे अगला है धारा 80C के तहत कटौती की जाती है किसी भी शिक्षा के लिए, नहीं दो किसी भी शिक्षा के लिए कटौती नहीं होती। पहली बात तो ट्यूशन फीस और वार्षिक प्रबंध नहीं, तो ट्यूशन फीस के लिए जिसमें आपका विकास शुल्क, दान और ऐसे हो अन्य भुगतानों को छोड़कर, ओके, जिसमें आप केवल ट्यूशन फीस के लिए कटौती ले सके, ओके। तो धारा 80C के तहत कोई भी इंडिविजुअल तथा कोई भी एचओ, कोई भी इंडिविजुअल तथा कोई भी एचओ जो है वो बच्चों की शिक्षा हेतु, बच्चों की शिक्षा हेतु दोस्तों, यानी गत वर्ष में अपने बच्चों की पूर्णकालीन शिक्षा के लिए, शिक्षा हेतु ट्यूशन फीस का भारत में अगर भुगतान करता है, अच्छा, ट्यूशन फीस के अलावा अन्य कोई भुगतान जैसे विकास शुल्क का पेमेंट करता है, दान का पेमेंट करता है, चंदे का पेमेंट करता है, प्रवेश शुल्क का पेमेंट करता है, तो उसे इस 80C की छूट नहीं मिलेगी। केवल और केवल ट्यूशन फीस की छूट दी जाएगी, केवल और केवल ट्यूशन फीस की छूट दी जाएगी, जिसके लिए दोस्तों कोई प्रावधान नहीं, कितने भी बच्चे हो सकते हैं। यहाँ पर बच्चों को लेकर कहीं पर भी कोई प्रोविजन 80C में नहीं डाला। अगर एक व्यक्ति के 2 से 3-4 बच्चे हैं, अब वो 3-4 बच्चों की फीस जमा कराता तो सभी बच्चों की 80C में छूट मिलेगी। यहाँ पर मैक्सिमम टू चाइल्ड्स को लेकर कहीं पर भी कोई प्रोविजन यहाँ पर नहीं डाला गया, यानी मैक्सिमम 2 चाइल्ड तक मिलेगा, ऐसा यहाँ पर कोई प्रोविजन नहीं होता, ओके। तो यहाँ पर जो बच्चों की जो ट्यूशन फीस जाती है, उच्च शिक्षा के लिए जो बच्चों की ट्यूशन फीस जाती है उसकी छूट मिलेगी दोस्तों, ओके। आगे ट्यूशन फीस के लिए धारा 80C के तहत कटौती स्वीकृत होगी यदि ऐसी फीस का भुगतान, अगर ऐसी फीस का भुगतान भारत के बाहर नहीं, भारत के बाहर नहीं, केवल और केवल भारत में स्थित किसी भी विद्यालय, कॉलेज, स्कूल या अन्य शिक्षण संस्थान में अगर आपने पैसा जमा कराया और उसकी आपके पास रिसिप्ट्स है, तो आप उस रिसिप्ट्स के बदले में दोस्तों 80C के अंदर छूट प्राप्त कर सकते हो। छूट की लिमिट कुछ नहीं है, वैसे 1.5 लाख तक की लिमिट है, 1.5 लाख से ज़्यादा की लिमिट नहीं होती। और यहाँ पर कितने भी बच्चे हो सकते, बच्चे कितने भी हो सकते हैं, फीस आप कितनी भी जमा कराओ, लेकिन मैक्सिमम डिडक्शन जो होती है वो आपके 1.5 लाख तक मिलती है, क्योंकि 80C की जो डिडक्शन है वो सभी प्रकार की डिडक्शन को मिलाकर कितनी 1.5 लाख है। तो कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी एचओ अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए किसी भी भारत में, किसी भारत के किसी भी विश्वविद्यालय में, भारत के किसी भी कॉलेज में, भारत के किसी भी स्कूल में, भारत के किसी भी शिक्षण संस्थान में अगर बच्चों को पढ़ाता है और पढ़ाने के लिए वहाँ पर ट्यूशन फीस जमा करता है, उस ट्यूशन फीस की छूट जो वो 80C में मिलेगी, जिसकी किसी भी प्रकार की कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं होती। लेकिन धारा 80C के अंतर्गत दोस्तों कटौती की अधिकतम सीमा 1.5 लाख है, तो 1.5 लाख से ज़्यादा ये नहीं हो सकती। आगे मैंने कहा तो कि ट्यूशन फीस के लिए धारा 80C के तहत कटौती निम्न उद्देश्यों के लिए स्वीकृत की जाएगी: किसी पूर्णकालीन शिक्षा के लिए, किसी पूर्णकालीन व अंशकालीन शिक्षा के लिए, कॉलेज में पूर्णकालीन शिक्षा के लिए या स्कूल है, तो मतलब किसी भी प्रकार की पूर्णकालीन शिक्षा के लिए, चाहे वो कॉलेज में हो, चाहे वो विश्वविद्यालय में, चाहे किसी शिक्षण संस्थान हो, यानी किसी भी प्रकार की पूर्णकालीन शिक्षा के संबंध में अगर आप ट्यूशन फीस जमा कराते हो तो आपकी छूट वहाँ पर मिलेगी, वहाँ पर आप छूट प्राप्त कर सकते हो। अगर किसी भी पूर्णकालीन शिक्षा के लिए दोस्तों अगर आप जैसे दोस्तों आप लोग अभी इस ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ रहे हो, तो इस ऑनलाइन क्लासेस की रसीद के माध्यम से आप अपने पेरेंट्स की इनकम को डिडक्ट कर सकते हो, यानी पेरेंट्स की जो इनकम होगी, तो आपने जितनी फीस यहाँ पर जमा कराई उस फीस को आप 80C के तहत छूट प्राप्त कर सकते हो। आगे ओके, तो अपन कह सकते हैं कि किसी पूर्णकालीन शिक्षा के लिए, किसी पूर्णकालीन शिक्षा के लिए, किसी पूर्णकालीन शिक्षा के संदर्भ में आ जाएगा। आगे मैंने कहा कि ट्यूशन फीस के लिए धारा 80C के तहत कटौती निम्न की स्वीकृत हुई, तो 80C में छूट किसको मिलती है? मैं पहले था 80C में छूट जो होती है, तो आगे बताओ। अच्छा, ट्यूशन फीस के लिए 80C की छूट कहाँ मिलती है? केवल और केवल इंडिविजुअल को मिलती है, एचओ को नहीं मिलती। वैसे आप जानते हो 80C की छूट तो इंडिविजुअल और एचओ दोनों को मिलती है, लेकिन अगर ट्यूशन फीस की बात आती है तो ट्यूशन फीस की छूट जो है वो केवल और केवल इंडिविजुअल एसएससी को ही मिलती है 80C के अंतर्गत।
तो ट्यूशन फीस की छूट जो होती है मतलब ट्यूशन फीस की जो छूट होती है वो केवल और केवल इंडिविजुअल एसएससी को मिलती है, सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन इंडिविजुअल एसएससी को मिलती है, एचयूएफ करदाताओं को नहीं मिलती। आगे, ट्यूशन फीस के संबंध में धारा 80C के तहत कटौती एक व्यक्ति को निम्न के लिए स्वीकृत होती है। ट्यूशन फीस के संबंध में धारा 80C के तहत कटौती एक व्यक्ति को निम्न के लिए स्वीकृत की जाती है। ओके, अब देखो यहां पर बात आती है तो अच्छा सॉरी एक पॉइंट अपने गलत हो गया था। ट्यूशन फीस के संबंध में धारा 80C की कटौती मिलती है तो वो आपके इंडिविजुअल के 2 बच्चों तक ही, मैंने अभी गलत बताया, 2 बच्चों तक होती है, 2 बच्चों तक की छूट ले सकते, 2 से ज्यादा बच्चों के लिए छूट नहीं ले सकते। अब वो बच्चे आश्रित हो आश्रित नहीं हो माइनर में, इससे कोई मतलब है, लेकिन 2 बच्चों तक के लिए छूट आप प्राप्त कर सकते हो, 2 बच्चों तक के लिए छूट प्राप्त कर सकते हो। आगे मैंने कहा कि ट्यूशन फीस के संबंध में धारा 80C के तहत कटौती अधिकतम निम्न सीमा तक हो सकती है, अधिकतम मित्र हो सकती है। तो आप जानते हो 2 बच्चों के लिए 1.5 लाख तक हो सकती है, क्योंकि 80C की छूट जो 1.5 लाख से ज़्यादा के लिए नहीं मिल सकती। भाई अधिकतम 2 बच्चों के लिए 1.5 लाख रुपए तक की आप छूट ले सकते हो, 1.5 लाख से ज़्यादा की छूट 80C में नहीं मिलती, 1.5 लाख से ज़्यादा की छूट 80C में नहीं मिलती। तो जब 1.5 लाख से ज़्यादा छूट 80C में नहीं मिलती तो अपन वहाँ पर छूट प्राप्त भी नहीं कर सकते। आगे मैंने कहा मित्रों कि पोस्ट ऑफिस में अवधि जमा सावधि जमा यानी सेविंग अकाउंट के माध्यम 80C के तहत कटौती स्वीकृत की जाती है यदि जमा निम्न अवधि के लिए किया गया। तो मित्रों अगर पोस्ट ऑफिस में 5 वर्ष अवधि के लिए कोई जमा कराया तो उसको 80C में छूट मिलती है। अगर कोई भी इंडिविजुअल एसएससी अगर पोस्ट ऑफिस के माध्यम से अगर 5 सालों के लिए 5 वर्षीय सावधि जमा में पैसा जमा कराता है, रूल नंबर 1981 के आधार पर पोस्ट ऑफिस सावधि जमा नियम 1981 पोस्ट ऑफिस सावधि जमा नियम 1981 के तहत अगर कोई भी इंडिविजुअल एसएससी 5 सालों के लिए अगर पैसा जमा कराता है तो उसको 80C के तहत छूट दी जाती है। आगे मैंने लिखा कि अनुसूचित बैंक में अगर किसी भी प्रकार के शेड्यूल बैंक वो होते हैं जिनका उल्लेख आरबीआई अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में किया जाता है, वो सारे के सारे शेड्यूल बैंक होते हैं, उन सभी बैंकों को अनुसूचित बैंक कहा जाता है। तो यदि अनुसूचित बैंक में अवधि जमा के संबंध में धारा 80C के तहत कटौती स्वीकृत की जाती है यदि अवधि जमा निम्न वर्ष के लिए होती है। तो अवधि जमा दोस्तों अगर कितने वर्ष के लिए 5 वर्ष से कम अवधि के लिए होती है, तो 5 वर्ष से कम नहीं हो तो 5 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, तब उसको 80C की छूट मिलती है अगर कहीं पर भी जमा कराया जाता है। तो आगे मैंने कहा तो किसी पेंशन कोष में किसी भी पेंशन फंड में वार्षिकी योजना के लिए अंशदान के संबंध धारा 80C के तहत कटौती किसको स्वीकृत की जाती है? 80C के तहत कटौती किसको? तो मतलब ये कटौती केवल और केवल इंडिविजुअल एसएससी के लिए होती है। किसके लिए? इंडिविजुअल एसएससी के लिए होती है। मतलब इसकी छूट केवल और केवल इंडिविजुअल एसएससी के लिए होती है। अब वो इंडिविजुअल एसएससी निवासी व अनिवासी दोनों हो सकता है, यानी ये इंडिविजुअल एसएससी दोस्तों निवासी भी हो सकता है यानी रेजिडेंट भी हो सकता है और नॉन रेजिडेंट भी हो सकता है यानी अनिवासी हो सकता है। तो निवासी व अनिवासी दोनों प्रकार का हो सकता है इंडिविजुअल एसएससी, जिसको दोस्तों धारा 80CC के तहत छूट मिलती है। और छूट कितनी मिलती है? कितना कॉन्ट्रीब्यूशन किया यानी एक्चुअल कॉन्ट्रीब्यूशन इसमें। अच्छा, कटौती की राशि कितनी होगी? एक्चुअल कॉन्ट्रीब्यूशन कि उसके द्वारा एक्चुअल में कितना कॉन्ट्रीब्यूशन किया गया और ₹1,50,000 विच एवर इन दोनों से जो भी कम होगा वहां तक उसको छूट दी जाएगी। लेकिन ये छूट केवल और केवल इंडिविजुअल एसएससी को मिलती है, चाहे वो निवासी हो चाहे वो अनिवासी हो। तो 80CC की जो छूट होती है वो केवल इंडिविजुअल एसएससी को मिलती है, जबकि 80C की छूट इंडिविजुअल और एचयूएफ दोनों को मिलती है। तो अगर कोई भी इंडिविजुअल एसएससी चाहे वो रेजिडेंट हो चाहे वो नॉन रेजिडेंट हो, अगर वो भारत सरकार की किसी पेंशन कोष में वार्षिकी योजना के लिए अगर कंट्रीब्यूशन करता है तो उसको 80CC के तहत 1.5 लाख तक की छूट मिलती है, कटौती मिलती है। धारा 80CC के तहत अधिकतम कटौती कितनी स्वीकृत की गई है? तो अधिकतम कटौती दोस्तों ये आपके 1.5 लाख रुपए स्वीकृत की गई है, और वो भी उस संदर्भ में, वो भी उसके साथ इंडिविजुअल एसएससी के लिए, और वो भी पेंशन कोष में राशि जमा कराने पर। अगर वो इंडिविजुअल एसएससी पेंशन कोष में राशि जमा कराता है दोस्तों, किसी भी प्रकार की पेंशन कोष में राशि जमा कराता है तो 1.5 लाख तक की छूट प्राप्त कर सकता है। ओके, आगे मैंने कहा तो
वार्षिकी योजना के समर्पण पर, अगर उसको सरेंडर करने पर प्राप्त राशि, अगर सरेंडर करने पर जो राशि प्राप्त होती है, अथवा वार्षिकी योजना से पेंशन के रूप में करदाता है उसके नामित द्वारा जो राशि प्राप्त की जाती है वो राशि क्या होती है, वो कर योग्य होती नहीं होती। तो मित्रों बता दूं वो राशि पूरी की पूरी क्या होती है, कर योग्य होती है। अगर किसी भी असेसी को, किसी भी व्यक्ति को वार्षिकी योजना के तहत अगर कोई राशि वसूल होती है, ओके, तो अगर किसी को भी दोस्तों मैच्योरिटी पीरियड हो जाने के बाद या उस पॉलिसी को सरेंडर करने के बाद अगर उसको राशि मिलेगी तो जितना भी पैसा मिलेगा वो पूरा का पूरा टैक्सेबल माना जाएगा, यानी वो पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा, तो उसको पूरा का पूरा टैक्सेबल माना जाएगा। कौन से हेड में, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ऑफ इनकम, यानी इनकम फ्रॉम अदर, यानी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में दोस्तों पूरा का पूरा क्या होगा, टैक्सेबल माना जाएगा, यानी वो पूरी अमाउंट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगी, उसके संबंध में किसी भी प्रकार की कटौती नहीं ली जाएगी। ठीक है, आगे फिर अपन बात करते हैं अगला, पेंशन योजना के संबंध में अंशदान के संबंध, पेंशन योजना में अंशदान के संबंध में धारा 80C के तहत कटौती निम्न को स्वीकृत की जाती है। तो यहाँ पर पेंशन योजना के अंशदान की बात आ रही है। तो यहाँ पर दोस्तों किसी भी कर्मचारी को या स्वयं नियोजित व्यक्ति को दोस्तों यहाँ पर छूट दी जाती है 80C के तहत। ओके, यानी 80C के तहत दोस्तों अपन कह सकते हैं यहाँ पर किसी भी का अगर बात हो तो अच्छा दोस्तों 80C की बात है, 80C की बात आ रही है। तो मतलब ये दोस्तों ऐसे सरकारी, ये केवल अगर किसी भी केंद्र सरकार, राज्य, ओके, ये दोस्तों केंद्र और राज्य की अगर बात करें, ठीक है, तो ये कर्मचारी ऐसे, ये कटौती ऐसे सरकारी कर्मचारी को मिलती है जो 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त किया गया। ओके, 1 जनवरी 2004 का नियुक्त किया गया दोस्तों, ठीक है, और अपन कह सकते हैं नियुक्त किया गया है, या ऐसे व्यक्ति दोस्तों जो स्वयं नियुक्त है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, उनके संबंध में कटौती दी जाती है। तो आगे तो किसी भी कर्मचारी, तो किसी यहाँ पर ये गलत लिखा हो, किसी भी कर्मचारी तो नहीं आएगा, यहाँ पर सरकारी कर्मचारी, ये छूट केवल सरकारी कर्मचारी मिलती है, ये छूट सरकारी कर्मचारी को मिलती है, चलो कोई बात नहीं। और स्वयं नियोजित व्यक्ति को इसकी छूट मिलती है, स्वयं नियोजित व्यक्ति को या सरकारी कर्मचारी के व्यक्ति को मिलती है। ओके, कॉन्ट्रीब्यूशन कब क्या हुआ, 1 जनवरी 2004 के बाद, 1 जनवरी 2004 के बाद कॉन्ट्रीब्यूशन किया गया। धारा 80C के अनुसार, धारा 80C और कटौती निम्न से अधिक नहीं हो सकती। कितने से अधिक नहीं हो सकती, तो दोस्तों यहाँ पर ये 1,25,000 गलत है दोस्तों, ये वर्तमान में 1,50,000 हो गया। कितना हो गया, 1,50,000 हो गया, यानी 1,50,000 तक की छूट ली जा सकती है दोस्तों 80C के तहत। ओके, आगे ओके, तो 80C के तहत कहा गया कि इन सभी को मिलाकर दोस्तों 1.5 लाख तक की छूट ले सकता है, यानी 1.5 लाख तक की वो छूट ले सकता है। यानी धारा 80C के तहत कोई भी इंडिविजुअल तथा एचयूएफ करदाता, कोई भी इंडिविजुअल और एचयूएफ करदाता जो है मित्रों वो 80C और 80CCD के तहत मैक्सिमम 1.5 लाख तक की छूट ले सकता है, इससे ज़्यादा की कटौती नहीं ले सकता। धारा 80D के तहत, मतलब धारा 80D के तहत, मैंने कहा दोस्तों धारा 80D के तहत चिकित्सा बीमा प्रीमियम के संबंध। अच्छा दोस्तों, धारा 80D किससे संबंधित है, चिकित्सा बीमा प्रीमियम से। धारा 80D हमें तो चिकित्सा बीमा प्रीमियम से संबंधित है। ओके, आगे तो धारा 80D जो है तो चिकित्सा बीमा प्रीमियम से संबंधित है। तो मैंने कहा धारा 80D के तहत चिकित्सा बीमा प्रीमियम के संबंध में कटौती निम्न को स्वीकृत की जाएगी। किसको, किसी भी करदाता को, इंडिविजुअल और एचयूएफ करदाता को, ओके, भारत में निवासी करदाता जो, तो देखो तो यहाँ पर 80D की बात आती है, 80D को लेकर कहो तो ये इंडिविजुअल और एचयूएफ करदाता को यहाँ पर छूट दी जाएगी, चाहे वो भारत में निवासी हो चाहे भारत में निवासी ना हो, इससे मतलब नहीं। कोई भी इंडिविजुअल तथा कोई भी एचयूएफ करदाता, कोई भी इंडिविजुअल तथा कोई भी एचयूएफ करदाता अपने स्वयं के स्वास्थ्य पर या अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य पर या अपने डिपेंडेंट बच्चों के स्वास्थ्य पर या अपने पेरेंट्स के स्वास्थ्य पर अगर कोई चिकित्सा बीमा प्रीमियम का पेमेंट करता है, स्वयं के स्वास्थ्य पर, अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य पर, अपने डिपेंडेंट बच्चों के स्वास्थ्य पर, अपने पेरेंट्स, चाहे वो डिपेंडेंट हो चाहे नहीं हो, इनके स्वास्थ्य पर अगर कोई चिकित्सा बीमा प्रीमियम का पेमेंट करता है तो उसको 80D के तहत छूट मिलेगी। अब बात करें छूट कैसे मिलेगी दोस्तों, ये तो छूट मिलती है दोस्तों एक्चुअल में मिलेगी अप टू 25,000 तक, 25,000 तक की छूट मिलती है। लेकिन अगर सीनियर सिटीजन है
तो वहां पर 50,000 तक की छूट वो प्राप्त कर सकता है अगर सीनियर सिटीजन वगैरह है तो। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक खास बात है कि अगर मैं तो नगद के अलावा अन्य किसी माध्यम से भुगतान किया गया हो, यानी नगद में पेमेंट अगर किया है तो 80D की छूट नहीं मिलेगी। अगर उस इंडिविजुअल अथवा एचयूएफ करदाता ने अपनी चिकित्सा बीमा प्रीमियम का पेमेंट अगर नगद में किया है, केस में पेमेंट किया है, तो उसको 80D की छूट नहीं मिलेगी। नगद के अलावा अगर वो किसी भी प्रकार से पेमेंट करता है तो उसको 80D के तहत दोस्तों छूट दी जाएगी दोस्तों के आगे। और छूट तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा अपन बात करें आगे मैंने कहा दोस्तों धारा 80D के तहत कटौती निम्न को प्रीमियम का भुगतान करने पर दी जाती है। किसको प्रीमियम का भुगतान करने पर एक कटौती? जीवन बीमा प्रीमियम, जीवन बीमा निगम को, सामान्य बीमा निगम या अन्य कोई भी बीमा निगम की बात करें तो मैं तो आप जानते हो 80D के तहत अपन कटौती मिलती है स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम का पेमेंट करने पर। अब वो चाहे सामान्य बीमा निगम में हो या अन्य कोई बीमा कर्ता के द्वारा बीमा किया गया। ओके बताइए तो दोस्तों अगर कह सकते हैं तो धारा 80D के तहत अगर कोई भी इंडिविजुअल या एचयूएफ अगर चिकित्सा स्वास्थ्य के संबंध में प्रीमियम का पेमेंट करता है, वो प्रीमियम चाहे सामान्य जीवन बीमा निगम में हो चाहे अन्य कोई बीमा कर्ता के द्वारा किया हो, उसको 80D की छूट यहाँ पर मिलती जाएगी। ओके आगे अच्छा दोस्तों एडवांस चेकअप के लिए 5,000 बिल्कुल दोस्तों एडवांस चेकअप के लिए कितनी होती है 5,000 तक की छूट होती है एडवांस चेकअप के लिए। अगर तो एडवांस चेकअप के लिए 5,000 केस में 5,000। आगे अगला प्रश्न है कि एचयूएफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली यानी एचयूएफ परिवार को धारा 80D के तहत कटौती निम्न का चिकित्सा प्रीमियम का भुगतान करने के लिए दी जाती है। ओके एचयूएफ की बात है तो एचयूएफ को छूट किस संदर्भ में तुम्हें तो याद आता है कि ये एचयूएफ के किसी भी सदस्य का पेमेंट अगर एचयूएफ के करदाता ने एचयूएफ के किसी भी सदस्य के संबंध में अगर 200 चिकित्सा बीमा प्रीमियम का भुगतान किया है और उनके समय मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी अगर ले रखा है तो मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी लिए जाने पर दोस्तों उनको धारा 80D की क्या मिलती है छूट मिलती है, यानी मेडिकल इंश्योरेंस कराने पर उनको धारा 80D की छूट वहां पर दी जाती है। आगे मैंने कहा धारा 80D के लिए एक व्यक्ति के परिवार का मतलब क्या होता है तो देखो एक तो हो गया मतलब आश्रित जीवन साथी और आश्रित बच्चे। ओके आश्रित जीवन साथी और आश्रित बच्चे तो ओके या मतलब जीवन साथी और आश्रित बच्चे। ओके तो जीवन साथी और आश्रित बच्चे और माता पिता चाहे उसके ऊपर डिपेंडेंट हो या ना हो इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन माता पिता के संदर्भ में भी दोस्तों अगर वो बीमा प्रीमियम लेता है तो उसे छूट दी जाती है। ओके मित्रों यहाँ पे तो अपन कह सकते हैं मित्रों यहाँ पर जब देखोगे तो यहाँ पर स्वयं का स्वास्थ्य हो सकता है, जीवन साथी का स्वास्थ्य हो सकता है, डिपेंडेंट बच्चों का हो सकता है और माता पिता का हो सकता है। इनके संबंध में अगर वो चिकित्सा बीमा प्रीमियम कराता है तो उसको धारा 80D के तहत छूट मिलती है, जो नॉर्मल केस में 25,000 है और सीनियर सिटीजन के केस में 50,000 तक की छूट मिलती है। धारा 80D के मैंने कहा तो धारा 80D के तहत चिकित्सा बीमा प्रीमियम का भुगतान किया जाना चाहिए, नगद के अलावा किसी भी माध्यम से किया जा सकता है। अगर नगद में भुगतान किया है तो उनको धारा 80D के तहत छूट नहीं दी जाएगी। कोई भी अगर करदाता चाहे वो इंडिविजुअल करदाता हो चाहे एचयूएफ करदाता हो, अगर वो चिकित्सा बीमा प्रीमियम का पेमेंट नगद में करता है तो दोस्तों उसे किसी भी प्रकार की धारा 80D की छूट वहां पर नहीं मिलेगी। उससे चिकित्सा बीमा प्रीमियम का भुगतान नगद के अलावा अन्य किसी माध्यम से किया जाना चाहिए। आगे मैंने कहा तो यदि एक व्यक्ति की दशा में अर्थात एक इंडिविजुअल की दशा में धारा 80D के तहत कटौती स्वीकृत कटौती की राशि निम्न तक सीमित है, कितने रुपए तक सीमित है। अब देखो यहाँ पर प्रश्न बड़ा ही लॉजिक है। तो ये आता है दोस्तों अगर बात है कि एक व्यक्ति स्वयं और उसके परिवार के लिए दोस्तों 25,000 15 ने 25 है तो चेंज हो गया, पहले 25 से 15 है 25,000 और माता पिता के केस में कितना दोस्तों आपका 50,000 आ जाएगा, क्योंकि सीनियर सिटीजन के केस में कितना आएगा 50,000 आ जाएगा। ओके तो अगर स्वयं और उनके स्वयं के लिए और माता पिता स्वयं के लिए और जीवन साथी की बात करता है दोस्तों तो लगभग वहां पर आ जाएगा 25,000 तक की छूट, और सीनियर सिटीजन की बात करें तो 50,000 तक की छूट वो ले सकता है। आगे एक एचयूएफ की दशा की बात अगर एचयूएफ यहाँ पर बड़ा प्यारा सा प्रश्न आगे आगे ओके बताओ तो मैंने कहा था कि एचयूएफ यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की दशा में धारा 80D के तहत कटौती की राशि कितनी होती है तो मैं तो आप जानते हो कितनी 25,000 तक की कटौती आप लोग ले सकते हो। ओके और सीनियर सिटीजन के केस में कितनी 50,000 तक की कटौती आपकी हो सकती है। ओके अगला मैंने कहा कि यदि कोई इंडिविजुअल मैंने कहा दोस्तों मैंने कहा तो कि यदि कोई इंडिविजुअल या उसके परिवार का सदस्य उसके माता पिता या हिंदू अनडिवाइडेड परिवार की दशा में एचयूएफ का सदस्य वरिष्ठ नागरिक है
तो होता है चिकित्सा बीमा प्रीमियम का भुगतान ऐसे वरिष्ठ नागरिक के लिए बीमा कराने या जारी करने के लिए किया जाता है। तो 15,000 की सीमा को निम्न से किस में प्रतिस्थापित किया गया बताओ। तो ये आपका गलत है, तो ये 30 नहीं आएगा, यहाँ पर 30 क्या होगा 50,000 करो, 50,000 तक की छूट ले सकते हो, 50,000 तक की छूट। ओके, तो सीनियर सिटीजन के केस में 50,000 तक की छूट है, जो पहले कितनी होती थी 230। ओके, पहले कम हुआ करती थी, तो अब इसको वर्तमान में कितना गया 50। तो सीनियर सिटीजन के केस में दोस्तों धारा 80D की जो छूट होती है तो वो 50,000 तक की बीमा प्रीमियम की छूट आप प्राप्त कर सकते हो, 50,000 तक की छूट आप प्राप्त कर। आगे मैंने कहा दोस्तों कि असमर्थ आश्रित, अगर कोई भी असमर्थ आश्रित है यानी वो उसके ऊपर डिपेंड नहीं होता। ओके आगे, ओके सुपर सीनियर सिटीजन के केस में भी 50,000 होता है। ओके आगे, विकलांग आश्रितों के भरण पोषण की बात आ रही है, विकलांग आश्रितों के भरण पोषण की बात आ रही है। तो विकलांग आश्रितों के भरण पोषण एवं चिकित्सा के समय धारा 80D के तहत कटौती किनको मिलती है। तो ये भारत में निवासी इंडिविजुअल को मिलती है और एचओ को, यानी जो व्यक्ति भारत में निवासी है, ओके इंडिविजुअल और एचओ करदाताओं को मिलती है, लेकिन उनका भारत में निवासी होना जरूरी है। अगर वो भारत में निवासी नहीं है दोस्तों तो उनको इनकी छूट नहीं मिलेगी। ओके, मतलब अब छूट कितनी मिलती है दोस्तों आप जानते हो, 80DD में छूट मिलती है अगर उनकी विकलांगता 40% तक है, तब तो दोस्तों उनको किसी भी प्रकार की कोई छूट नहीं मिलती। अगर उनकी विकलांगता 40% से लेकर 80% तक है तो दोस्तों वहां पर छूट मिलेगी दोस्तों उनको 75,000 रुपए की। और यदि विकलांगता 80% से लेकर 100% तक है तो उनको दोस्तों 1.25 लाख तक की छूट मिलेगी, 1,25,000 तक की छूट मिलेगी। तो 80DD के तहत एक विकलांग आश्रितों के भरण पोषण और उनकी चिकित्सा के संबंध में कोई भी खर्चा होता है तो ऐसी छूट इंडिविजुअल एचयूएफ और करदाता को मिलती है, यानी जो रेजिडेंट होना चाहिए। और यदि विकलांगता 40% तक है तब तो कोई छूट नहीं मिलेगी, लेकिन विकलांगता अगर 40% से लेकर 80% तक है तो उसे 75,000 तक की छूट मिलेगी। और विकलांगता अगर 80% 100% तक तो 1.25 लाख की सेवा मिलेगी, यानी उसको 1,25,000 तक की छूट उसे दी जाएगी। आगे मैंने कहा बताओ धारा 80DD के तहत कटौती की राशि कितनी होगी। तो धारा 80DD के तहत दोस्तों अपन कह सकते हैं 75,000 रुपए, चाहे वास्तविक भी हो जमा की राशि से गया। ओके, तो 75,000 रुपए तक की छूट आप ले, 75,000 रुपए तक हो सकता है। लेकिन अगर पूर्ण विकलांगता की बात करें, पूर्ण विकलांगता की अगर बात की जाती है तो वहां पर 1,25,000 तक की छूट अपन ले सकते हैं। मैंने कहा था ये आ गया कि गंभीर रूप से असमर्थ, अगर मान लो कोई गंभीर रूप से असमर्थ है, कोई भी अगर आश्रित जो है डिपेंडेंट जो है वो गंभीर रूप से असमर्थ, तो मैंने कहा था कि गंभीर रूप से असमर्थ आश्रित की दशा में धारा 80DD के तहत कटौती कितनी मिलती है, वो 1,25,000 तक मिलेगी। 1,25,000 चाहे वास्तविक हुए और जमा की राशि कुछ भी हो तो 1,25,000 तक की छूट मिलेगी, इससे ज़्यादा छूट नहीं मिल सकती। तो 1,25,000 तक की छूट वो प्राप्त कर सकता है, इससे ज़्यादा की छूट वो प्राप्त नहीं कर सकता। 1 लाख, ओके, तो मैंने कहा कि 1,25,000 तक की छूट चाहे वास्तविक हुए और जमा की राशि कुछ भी क्यों ना, इससे कोई लेना देना नहीं है। बताइए तो यहाँ तक के ये प्रश्न आपको समझ में आ गए क्या। आज के जो टॉप 30 प्रश्न जो मैंने कराए दोस्तों, ये प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए, यस या नो। आज जो मैंने आपको टॉप 30 प्रश्न कराए सारे समझ आ गए आप लोगों को। ओके, तो आज के लिए इतना दोस्तों, मिलते हैं अगली कक्षा में, अभी के लिए विदा। धन्यवाद मित्रों, पढ़ते रहो आराम से, मस्त पढ़ो, दिन सारी क्लासों को देखो, सारे टॉपिक्स को कवर करो, वीडियोस को देखते रहो, पढ़ाई करते रहो। पेपर 1 की तैयारी अपन 21, 23 तारीख 24 तारीख से करेंगे। ओके, ठीक है, थैंक यू मित्रों, वेल डन।